स्वागत। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं सौरभ शर्मा और आपने पिछले 2 दिन इंडिया टीवी पर देखा है ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल के अब आखिरी इसकी दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आपने सारे राज्य देख लिए। हमने यूपी की 80 सीटें छोड़ करके बाकी सभी सीटों के बारे में सर्वे क्या कह रहा है, हर राज्य का, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब हमने आपको बताया। अब ऊपर आप नंबर देखते रहिए। 350 लगभग भाजपा जो है, एनडीए जो है, पहुंच चुका है। और कुल हमने जो आपको सर्वे दिखाया 463 सीटों का सर्वे, 322 एनडीए, 91 सीटों। हाँ अच्छा, अभी भी मतलब 322 भी 322 कही 350। चलिए 322 बड़ा मुकाबला हो गया। अब आने जा रहा है आपके सामने यूपी की 80 सीटें। अब ये 322 में 400 पहुंचाने के लिए अब आप समझ लीजिए कितना चाहिए आपको। 78 सीट पूरी चाहिए 80 में से, तब जाके एनडीए छू पाएगा 400। अब क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देखिए, ये बात जितने भी सर्वे हुए सबने एक बात तो बताई है कि यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना 2014 वाला जो उसका रिकॉर्ड था 73 सीटों वाला एनडीए का, उसको छू सकती है। सवाल यह कि उसके पार जा सकती है क्या? नरेंद्र मोदी ने जो 400 सीटों का लक्ष्य अपने गठबंधन को दिया था, अब यह बिल्कुल साफ हो गया जब सर्वे करने के लिए टीमें जमीन पर हमारी उतरी हैं कि वो बातें हवाई बिल्कुल नहीं थी। नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन एकदम सटीक था और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ब्रांड मोदी की गारंटी, राम लहर, हर चीज का जो मिला जुला असर है, वो एक तरफा एक एनडीए की जीत नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाने के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूपी की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे। यूपी में पूर्वांचल बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार क्या हो रहा है, अवध में क्या हो रहा है, सेंट्रल यूपी में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 5 सीट मिली थी, बसपा को 10 सीट मिली थी। क्या इनमें से कोई एक ऐसी पार्टी है जिसका इस बार खाता भी नहीं खुलने जा रहा है? समाजवादी पार्टी असेंबली इलेक्शन के बाद ऐसा लगा कि सोल चैलेंजर है, इकलौती प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की पूरे राज्य में। लेकिन अखिलेश यादव जो काम दिखा, कम से कम विधानसभा चुनाव में कर लिए गए थे, विपक्ष में नंबर अच्छे आए उनके, लोकसभा में कहीं भी डेंट पहुंचा पा रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? तो आइए अब हम उत्तर प्रदेश का सर्वे शुरू करते हैं। लेकिन आज इस सर्वे की शुरुआत करते हुए आपके लिए हमारे पास एक बहुत खास चीज और है, एक बहुत खास इंटरव्यू, रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा के यूं आपने कई साक्षात्कार देखे होंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा कोई इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा जिसमें रॉबर्ट वाड्रा खुल के अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूं, 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बता चुका हूं कि मैं किस किस जगह से टिकट चाहता हूं, लेकिन टिकट मिले तो। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और मेरे लिए हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं अब यहां से खड़े हो जाइए, यहां से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन एक बात इसके आगे वो ये ऐसी कह गए जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी से ना सही हमारी पार्टी से लड़ जाइए, बोला हमारी पार्टी से टिकट ले लीजिए लेकिन चुनाव तो लड़िए। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई, कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं, मैं सोशल वर्क करता हूं, मैं धार्मिक काम करता हूं, अब वक्त आ गया खुलकर राजनीति में आने का। उनकी बातें ये कांग्रेस पार्टी लेकिन सुनेगी क्या? और आप उनकी ख्वाहिश की सीटें अगर आप जानेंगे तो वाकई ऐसा भी एक लगता है कि एक चांस तो है, क्योंकि जो सीटें यूपी की खासकर डिक्लेयर नहीं हुई हैं, अभी कांग्रेस ने नहीं की हैं, वही चांस चाह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा और खुलकर चाह रहे हैं। तो मैं आपको उनका ये इंटरव्यू आपके सामने रख रहा हूं। इसमें स्मृति ईरानी की बात भी वो कर रहे हैं, इसमें वो ये भी कह रहे हैं मुझे बीजेपी कैसे टारगेट करती है, और इसमें आपको वो ये भी बता रहे हैं कि मैं जहां से भी लड़ूंगा, मैं लोगों को पसंद हूं, मैं जीत जाऊंगा। इतना उनको आत्मविश्वास है। तो सुनिए रॉबर्ट वाड्रा का ये बहुत खास इंटरव्यू। कई नेता, कई उम्मीदवार इस बार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में उन्हें लड़ने का मौका मिले। आपका भी नाम सुर्खियों में, आप कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं चुनाव लड़ने के संदर्भ में। क्या कहना चाहेंगे, अभी भी आप चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना? पहले मैं खुशी जताता हूं कि मैं आपके साथ हूं यहाँ और आपके चैनल पे हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। वो चाहते हैं कि मैं बड़े पैमाने पर अपना जितना भी चैरिटी और उनके बीच में रहता हूं हमेशा साल भर, और अपना धार्मिक जो मेरा पूरा दौरा होता है, और उनको लगता है कि जितनी भी बीजेपी के जो
परेशानियां जो मेरे को झेलनी पड़ती हैं और उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, वो लगता है उनको कि मैं जरूर राजनीति में कदम रखूं। और चाहे स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उनको हमेशा लगता है कि मुझे जरूर अब इस समय पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। और मतलब कि जब मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार के सदस्य हूं, तो राजनीति से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं यही मुझे लगता है कि डिमांड सब जगह से आ रही है। जरूर मुरादाबाद से तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं वहीं मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करूं, पर अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, रायबरेली और जगदीशपुर और सारे ये सुल्तानपुर वगैरह सब में मैंने बहुत मेहनत की है 1999 से। अगर मैं साउथ में जाता हूँ, जैसे तेलंगाना से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी प्रियंका और मेरे लिए भी, और अगर मैं जहां भी जाता हूँ लोगों को लगता है, मिलने आते हैं और देखते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, और पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं सब जगह से। और यही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जहां भी कोई भी कॉन्क्लेव में जाता हूं या कोई भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इवेंट में जाता हूं, वहां हर पार्टी के लोग जो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो बहुत देरी कर रहे हैं, मतलब बहुत समय हो गया, आपको राजनीति में आना चाहिए और अपने कदम रखने चाहिए उसमें। और वो कहते हैं अगर कांग्रेस से नहीं हमारी पार्टी से भी आ जाओ। सॉफ्ट टारगेट का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपने पोस्टर का जिक्र किया। एक पोस्टर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर एक तरफ स्मृति ईरानी है और दूसरी तरफ आप है, तो आपको उम्मीदवार बताया जा रहा है जनता का। तो क्या आपको ये कॉन्टेस्ट मंजूर है? स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा तैयार है अगर मौका मिले तो? मैं तो किसी के खिलाफ भी मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोगों में प्यार है मेरे लिए, उनको लगता है कि मैं उस काबिल हूं। और जरूर मुझे लगता है अगर मैं अगर मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूं तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने 25-30 सालों से मतलब बहुत समझा है, इस परिवार से बहुत सीखा है। और जब मेरे ऊपर इल्जाम वगैरह लगाए थे तो मैं हमेशा ही अपने जवाब देता हूं और अपने तरीके से जवाब देता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। उनको दिखा है कि मैंने मेहनत बहुत सालों से की है, प्रचार के समय भी, और मेरे को समझ है इसके बारे में। तो कोई भी जो भी बीजेपी या कोई भी अदर पार्टी ओपोनेंट होगा, उनके साथ मैं जरूर अपनी मेहनत करके जीतूंगा। क्या प्रियंका जी रायबरेली के लिए तैयार हैं? वो हर जगह से तैयार हैं, पर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। तो आपने ये इंटरव्यू सुना, देखिए मैं अब ये भी आपको ईमानदारी से बता दूं, इंटरव्यू तो बहुत लंबा था और इसके अंदर और बहुत सी बातें रॉबर्ट वाड्रा ने कही, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा रहती है। तो हमने, और क्योंकि आज आपको ओपिनियन पोल भी यूपी का दिखाना था, तो उसका जो मेन हिस्सा था वो हमने आपको दिखाया। अब रॉबर्ट वाड्रा क्या रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं। गांधी परिवार का सदस्य आप होते हैं तो पॉलिटिक्स में ना आए, ये बड़ा मुश्किल होता है। हर जगह से हमारी डिमांड आ रही है, मेरी भी, प्रियंका की भी, और हम हर जगह से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये फैसला करना है। बस वो इतना ही नहीं कह रहे कि कांग्रेस तय करके टिकट तो दे, इसके अलावा वो सब कुछ कह चुके हैं। वो रायबरेली से भी लड़ लेंगे, अमेठी से भी लड़ लेंगे। लेकिन देखिए अब दो चीजें तो स्पष्ट हो गई। एक तो ये कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को राजनीति में आने नहीं देना चाहते, नंबर 1। नंबर 2 ये, जिस समय में राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर रहे हैं, स्मृति ईरानी के सामने खड़े होने से भाग रहे हैं, उस समय में अगर रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, मुझे वो हमेशा याद आता है 2012 में रायबरेली में बाकायदा मोटरसाइकिल रैली निकाली थी रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मुरादाबाद में यही काम किया था, क्योंकि बीच में उनको लगा चूंकि उनका घर मुरादाबाद है तो चलो यहां से मिल जाए। लेकिन अब ये लगता है, और कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा शानदार इंटरव्यू इस समय में इंडिया टीवी ने किया है। आज के समय में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज है। आप इसको सोचिए जरा, जिस भाई बहन के बीच की रिश्तों की बड़ा प्रेम, दुलार, लाड और पता नहीं क्या क्या दिखता है, उसके पीछे क्या क्या है वो ये साक्षात्कार बता रहा है। और अगर जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं और जो कहते कहते शायद फिर भी रुक जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, अब हमको वो भी याद कर लेना चाहिए
कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो चले आए थे तो लोग कहते थे कि अरे नहीं नहीं ये तो यूं ही बोल देते हैं। वो भी कहते थे कि प्रियंका को रोकने के लिए बाकायदा एक वर्ग लगा हुआ है। आपको साफ ये क्लियर है कि अब मतलब सोनिया माता जी और भाई नहीं आने देना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये तो वही होगा कि अगर इसके बाद भी हम ये न माने तो दूध में मक्खी पड़ी हम निकल जाए। लेकिन मुझे ये तो साफ साफ बोल रहे हैं भाई। ये जब इंटरव्यू आया तो मैं अपने साथी से एक बात कर रहा था, मैंने कहा भाई हमारा इंडियन परिवारों में, भारतीय परिवारों में जीजा तो बड़ी चीज होता है भाई। जीजा मकान मांग ले तो आदमी नाम लिख देता है, ये तो सीट मांग रहे हैं। नहीं और सीट नहीं देने को तैयार है। मकान से बड़ी है सौरभ भाई और क्या है, यही सीट बात है। मकान से बड़ी है। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो है ना ये मर्यादाएं काम नहीं करती हैं। आपने देखा होगा यदि जो है खासकर कश्मीर की राजनीति आपको याद होगा तो कैसे परिवार आपस में, जीजा और जो है वो बहनोई आपस में लड़े, बहन और भाई में आपस में तकरार हुआ। यहाँ भी हम शुरू से, आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से ये बात हम कई बार चैनलों पर कह चुके थे। इसके बाद लोग कई बार मजाक भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इनको मालूम है कि भाई बहन ये संघी लोग जो हैं ऐसे बोला करते थे। वो टूंट बड़ा क्रूएल हुआ। ये संघी लोग यही काम करते हैं। बात बहुत साफ है कि जो पैट्रियार्की है वो गांधी परिवार के अंदर है और वो कतई नहीं चाहते हैं कि राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी वाड्रा बने या रॉबर्ट वाड्रा बने। और यही कारण है, उनको लगता है कि आप देखेंगे कि कई बार कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसा कहना था, राहुल गांधी 21 बार पिट चुके हैं, ये पिटे हुए मोहरे हैं। प्रधानमंत्री भी बार बार कहते कितना बार लॉन्च करोगे, एक यही स्टार्टअप बार बार जाकर के जैसे गुब्बारा गया हवा में गया फिर आकर के फूट गया। तो कई बार कांग्रेस के लोग कहते थे यदि प्रियंका गांधी आती हैं तो फिर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पिछली बार तो प्रियंका गांधी वाड्रा का भी प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरे क्षेत्र विशेष को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी और वहां कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी तरीके से साफ हो गई थी। तो बेशक इस इंटरव्यू से एक ही बात साफ आया है कि देखिए राजनीतिक चुनौती देने की क्षमता इनमें नहीं है आज के दिन में भी, लेकिन भाई और बहन के बीच में जो तकरार है वो काफी कुछ बड़ा ये हेडलाइन है मतलब कि मैं तो कह रहा हूं इसको हेडलाइन बनाना चाहिए। एक कमेंट शांतनु का, फिर मैं जरा जहां की वो बातें कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जहां बहुत काम किया 25 साल से, मैं वहां का सर्वे आपको दिखाऊंगा जी। पहले से 2 बातें पता लग रही हैं। एक तो पता लग रही है रॉबर्ट वाड्रा की जमीन से कितनी दूरी है। उनके लिए गरीबी आज भी एक ट्यूशन की क्लास है, जबकि बाकी नेताओं ने गरीबी को जिया है। और जब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मैं लड़ना चाहता हूं, तो आप समझ लीजिए वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी लड़ना चाहती हैं। वो अपना नाम तो रख रहे हैं कि शायद वो प्रियंका गांधी इंटरव्यू आपको नहीं देना चाह रही होंगी, उन्होंने दे दिया। वो कह रहे हैं जब प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाओ, भाई मेरी बीवी को चुनाव लड़ाओ कहीं से। अमेठी की सीट खाली है, रायबरेली की सीट खाली है, मुरादाबाद से लड़ाओ, कहीं से तो लड़ाओ। वो अपनी बीवी की पैरवी कर रहे हैं आपके इंटरव्यू के। ठीक, अरे नहीं, सुल्तानपुर भी उन्होंने कह दिया। अरे देखिए इत्तेफाक से जितनी सीटें उन्होंने कहीं, एक मुरादाबाद को छोड़ दीजिए तो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर सब अवध में आता। मैं आपके सामने अवध का सर्वे यूपी का रख रहा हूं। रॉबर्ट जी भी देख रहे हो तो सर्वे में उनको पता चल जाएगा यहाँ क्या हाल है। अच्छा, जो एक चीज इसमें नहीं थी वो ये कि मैं स्मृति ईरानी को टक्कर देना चाहता हूं। मैं स्मृति ईरानी को टक्कर देना चाहता हूं। वो मेरे खिलाफ बहुत बोलती हैं, अफवाहें उड़ाती हैं, झूठ बोलती हैं। पार्लियामेंट में भी उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बोला है, लेकिन कभी कोई आरोप साबित नहीं कर पाई है। मेरी तस्वीर दिखाई उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, मैं वहां से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो देखिए मैं आपके सामने अवध की सीटें रख रहा हूं, फिर अमेठी की बात करूंगा। पहले 14 सीट है अवध में और सर्वे ये बता रहा है इंडिया टीवी CNX का, ये 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस बार। हमारा सर्वे इस ओर साफ इशारा कर रहा है। 14 की 14 सीटें मतलब अमेठी, रायबरेली दोनों समेत 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सकती है। अमेठी में जहां से उन्होंने कहा मैंने बहुत काम किया 25 साल में, राहुल गांधी हार कर वायनाड चले गए थे और अब ये बड़ा क्लियर हो गया आज जब उन्होंने वायनाड में अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है कि इस बार राहुल गांधी शायद एक ही सीट से लड़ने जा रहे हैं, वो दूसरी सीट से नहीं लड़ेंगे। तो अमेठी को लेकर जितनी कयासबाजियां थी मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि भले ही डिक्लेयर कांग्रेस ने नहीं किए, लेकिन अब शायद राहुल गांधी का मन उचट गया है अमेठी से और उत्तर प्रदेश से। यहां अमेठी स्मृति ईरानी दूसरी बार जीतती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने, 14 लड़ी, हारी, 19 लड़ी, जीती और इस बार उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मजबूत ग्राउंड वहां तैयार कर लिया। ऐसे ही रायबरेली में 5 बार सांसद सोनिया गांधी रही हैं, उसके बाद अब वो राज्यसभा रूट से सांसद चली गई हैं।
लेकिन उनके रायबरेली छोड़ते ही लगता है कांग्रेस से भी रायबरेली छूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस इस बार रायबरेली पर है कि गांधी परिवार की जो भी परंपरागत सीटें हैं वहां एक इंच उनको हम नहीं देने वाले हैं, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। तो रायबरेली में इस बार कमल खिल सकता है। लखनऊ की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से। राजनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे और कोई दिक्कत उनके इलेक्शन में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद की सीट जो है लोकसभा की, उसमें हम लोग बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा अगर पूरे देश में छाया हुआ है तो जहां राम मंदिर है वहां कैसे कोई कसर छूट सकती है। तो फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। तो ये मैंने आपको मुख्य सीटें जो हैं वो अवध की बताई। आप बताइए रॉबर्ट वाड्रा का किस सीट से चांस है अवध से अगर उनको लड़ना है? तो आपने सब सीट दे दिया बीजेपी को। देखिए, अब उनकी दिली ख्वाहिश है तो मुझे लगता है कि उनको अमेठी जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी भी चाहती होंगी कि उनके खिलाफ एक बार लड़े। खैर, हम रायबरेली की बात करते हैं। जब सबसे पहले हमने ये बताया था कि रायबरेली सीट भी कांग्रेस इस बार हारने जा रही है तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब देखिए, अब 15 दिन बाद जब फर्स्ट फेज का चुनाव होगा तब भी कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि अमेठी और रायबरेली से उनका कैंडिडेट कौन होगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस अमेठी रायबरेली दोनों से बहुत पीछे चल रही। इस पूरे रीजन में आप देखेंगे बीजेपी पहले भी जब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी तब भी बीजेपी इस रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। उसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो सोशल इक्वेशन है बीजेपी को बहुत फेवर करती है, जिसमें आपका जो लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, ये सब सारे रीजन बीजेपी के लिए सोशल इक्वेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा। ओबीसी हो गया, उसके बाद जो सवर्ण वोट है, उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो सवर्ण एक जो बहुत बड़ा इलेक्टोरली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो उत्तर प्रदेश में, जिसमें पर्टिकुलरली इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, कोई भी सीट बीजेपी के लिए अनसेफ नहीं है। यहाँ पे कोई सीट अनसेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। रायबरेली में थोड़ी बहुत फाइट जरूर है। बहुत कुछ निर्भर करता है यदि कांग्रेस यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो। संभव है कि यदि वो प्रियंका गांधी को लेके आ जाए तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी चूंकि आप देखिए अब चुनाव में बहुत कम दिन है, लेकिन बीजेपी ने शायद अपने मुझे जहाँ तक लगता है बीजेपी ने शायद अपनी कैंडिडेट अनाउंस भले ही नहीं किया, लेकिन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शायद किसी को इंडिकेशन जरूर दिया है जहाँ पे हमारी टीम वहाँ पे डिस्कशन कर रही थी। अगर प्रियंका को किसी मतलब अंत के लिए नॉमिनेशन करने के लिए किसी ऐसे कार्ड के तौर पर रखा है जिससे चुनाव के बीच में बड़ी गहमा गहमी पैदा हो जाए तो कितना इंतजार कराएगी कांग्रेस, हम ये नहीं कह सकते। अगर रायबरेली भी हाथ से छूट रहा है तो प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में लॉन्च करने का इंतजार और कब तक किया जाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर सरप्राइज के तौर पर ही लाना है तो लेके आना चाहिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रभारी के तौर पर असफल रही हैं। एकमात्र सीट थी जो अमेठी उनके जिम्मे थी पूरी तरह से, और 2 सीटें थी रायबरेली और अमेठी। रायबरेली में मत प्रतिशत बहुत कम हो गया, जीत हार का अंतर कम हो गया, और अमेठी तो वो हार गए। तो राहुल को दोष है तो उनके साथ प्रभारी के तौर पर उनको भी दोष जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरप्राइज वैल्यू के तौर पर भी कांग्रेस लाए, विपक्ष की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का बड़ा महत्व होता है। मुख्य विपक्षी पार्टी अपने घर की सीटों से कई दशक से जिन सीट पर उसका कब्जा रहा है वहां लड़ने तक से डर रही है। और मैं तो ये कह रहा हूं, जीते हारे चाहे जो, अगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसे कह रहे हैं तो भैया लड़ा दो ना अमेठी से, कोई एक जिसको कहें कि थोड़ा रोचक तो बने मामला। और जहां तक रही चुनाव जीतने की, आप अवध की बात कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा, अयोध्या है, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम, तो भाजपा के लिए तो वहां कोई संकट है ही नहीं। और जिस तरह का भव्य मंदिर बना है और उसके आसपास की सीटों पर तो कहीं कोई कल्पना नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक सांस्कृतिक विरासत है, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ जी, तो वहां आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जो विपक्ष वैसे ही हारा, हताश, निराश, थका हुआ, वो कहां से लड़ पाए? अभी तो मैंने केवल अवध बताया, आप कह रहे हैं कि अवध से पता लग गया पूरे यूपी में कहीं टेंशन नहीं है। अब चावल तो एक ही निकाल के कहां पूरा भगोना पलट के चावल देखते हैं, तो दूसरा लेकिन एक कटोरा और निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल लेते हैं। 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वे आपके सामने आ रहा है व्यूअर्स। 8 सीटों वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जयंत चौधरी अभी आए हैं यहाँ पर, भारतीय एनडीए में आ गए हैं, और भाजपा यहाँ 7 सीटें जीत रही है और आरएलडी 1 सीट, मतलब जो एक बची थी वो भी आरएलडी ले जा रही है। मतलब 8 की 8 सीटें एनडीए के पास, सपा 0, बसपा 0, कांग्रेस 0, जबकि यहाँ सबका कुछ कुछ है आधार, सपा बसपा का तो डेफिनेटली। लेकिन चुनाव इस बार कोई सीन किसी सीट पर नहीं बन रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। सहारनपुर जो बसपा जीती थी 2019 में, यहां भी अब राघव लखनपाल वर्सेस इमरान मसूद का सिक्का नहीं चल रहा है।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। संजीव बालियान यहाँ से केंद्रीय मंत्री सामने हैं, सपा के हरेंद्र मलिक के। संजीव बालियान की सीट पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ लोगों का मानना है फंसी हुई सीट थी ये। मेरठ की बात करें, अरुण गोविल यहाँ से आ गए हैं। अरुण गोविल के सामने सपा के उम्मीदवार कौन होंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन मेरठ की सीट पर अरुण गोविल के लिए अभी तय हो गया। अतुल प्रधान जो है वो लड़ रहे हैं, जो विधायक हैं। उनके लिए भी तो मार मची हुई पार्टी में, अतुल प्रधान को लेकर नहीं, भानु प्रताप को हटाया, उन्होंने पहले प्रत्याशी बनाया था और अब उन्होंने नया ये घोषित। बागपत में आरएलडी जीत रही, बागपत राजकुमार सांगवान, सामने सपा के मनोज चौधरी हैं। बागपत की सीट भाई बिल्कुल चौधरी साहब की सीट मानी जाती है, तो बागपत में कोई टेंशन नहीं दिख रही है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट भाजपा के लिए है। यहां पर इस बार जनरल वीके सिंह का टिकट जो है वो कट गया है, लेकिन अतुल गर्ग हैं डॉली शर्मा के सामने, उनके चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसे ही डॉक्टर बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा हैं, सांसद हैं, और यहाँ भी कोई दिक्कत जो है उनकी सीट पर नहीं दिखाई दे रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शांतनु। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब गठबंधन आया था सपा बसपा का, तो उनको लाभ हुआ था। जैसे सहारनपुर की सीट देख लें या नगीना की सीट देख लें, बिजनौर की सीट देख लें, जो बसपा के खाते में गई थी। देखिए, जो बागपत और मुजफ्फरनगर की सीट है, आरएलडी के अगेंस्ट में लड़ने के बाद भी भाजपा जीती थी, कम मार्जिन से जीती थी। संजीव बालियान भी कम मार्जिन से जीते थे, और मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बागपत से हमारे पुलिस कमिश्नर साहब भी कम मार्जिन से जीते थे। सत्यपाल जी भी कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन अब आरएलडी के आ जाने के बाद, देखा तो कोई दिक्कत नहीं बची इन सीटों पर। आरएलडी का, और तभी आपने देखा जो किसान आंदोलन हुआ, जो कृत्रिम किसान आंदोलन फिर से हुआ 2-3 महीने पहले, वो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं देखा, क्योंकि आरएलडी नहीं थी बीच में। पीछे आरएलडी ट्रैक्टर बेचती थी वो। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है इन सीटों में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, मुजफ्फरनगर की सीट पर कुछ पिछली बार मुजफ्फरनगर की सीट चौधरी अजीत सिंह खुद, एक बार इनका इनपुट आ जाए, एक बार सर्वे इन्होंने किया। देखिए, मुजफ्फरनगर की सीट 2019 में जो रिजल्ट आई थी उसमें चौधरी अजीत सिंह खुद वहां चुनाव लड़ रहे थे, तभी वो 6000 वोटों से 6500 वोटों से हार गए थे, जबकि बीएसपी, आरएलडी, सपा सबका अलायंस था, आघोषित रूप से कांग्रेस का भी समर्थन था तब भी। ठीक जी। देखिए, मुजफ्फरपुर सीट वो सीट है जो हाईली पोलराइज्ड है, और खास करके आपको याद होगा कि जब वो दंगे हुए थे उसके बाद ये जाटलैंड माना जाता है। हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुज्जरों का वहाँ पर और नहीं है पॉपुलेशन, गुज्जर भी पॉपुलेशन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये जितने हैं वहाँ पे, ये सब ये मान करके चलते हैं उस घटना के बाद से कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इज्जत और हमारी डिग्निटी को सुरक्षित किया है। और उनकी बड़ी इच्छा थी, 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय उनकी इच्छा थी, और याद है कि जब राहुल गांधी किसान यात्रा निकाल करके और खाट पर बैठ करके पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी मैंने उनसे पूछा, गांव में जाकर के उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है, चौधरी चरण सिंह की विरासत है तो आप किनके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि चौधरी चरण सिंह यानी अजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ आ जाएं, तो हमारा वोट नहीं बंटना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी भी स्थिति होती है तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये 2017 की बात है। आज भी वही स्थिति है। आरएलडी के साथ आ जाने से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद पूरा का पूरा वो जो लैंड है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है, वो सब पर प्रभाव पड़ रहा है।